2008 में ये दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उस शाम को आप तब कहाँ थे? कुछ नंबर वेरियस ब्लास्ट साइट पे कॉमन निकले, उसमें एक आध नंबर कॉमन निकला। फोन नंबर्स हाँ, उन पे वर्क चल रहा था। वो नंबर की एनालिसिस होते होते देखा गया कि वो उनमें से एक नंबर जो है आजमगढ़ तक गया। आजमगढ़ वाला नंबर फिर बंद हो गया। फिर उससे फर्दर एनालिसिस में एक नंबर लखनऊ तक आया। लखनऊ से होते होते वो नंबर फाइनली एक दिखा कि एक जामिया नगर में वो नंबर बेस्ड है। That is the first time I came to know that there is something called. Initially we were thinking it's all Lashkar. ने पहली बार ये वर्ड यूज किया इंडियन मुजाहिदीन. Then we realized it is Indian मुजाहिदीन. किसी ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहने थे। There were two reasons. One, निकाली रिवॉल्वर एंड देन एक गोली मारी तो उसके गोली लगी तो उसके कहती कि सीरियसली मार दिया तुमने। के हाथ वाथ जो थे काफी गल गए थे और ऐसा कोई इट टुक मी सम टाइम टू डिसाइफर दैट इट्स अ ह्यूमन बॉडी। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया? क्या था बड़ तपस्या। इट्स लाइक बरगद के पेड़ से जैसे वो लटकी रहती हैं जड़ें, इस तरीके से लटकेंगे। तो ऑल ऑफ देम वर प्रॉब्ली वर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी और बॉडी का फ्लूइड जो थे वो निकल के पूरे कमरे में भरा हुआ था। मैं चिप 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 अंधेरे में कुछ हो रहा है। देयर वर मैगेट्स ऑल अराउंड। बॉडी के जो मैगेट्स निकल आते हैं। वो छोटा बच्चा था, वो स्कूल बस में था। वो लोग आए, बस ड्राइवर को गोली मारी, बच्चे को उठा के लेके चले गए। मुझे कई दिन तक खाना मैं खाता था तो मुझे वही साइड याद आया। इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव फूड। हमें भी कि नहीं लगता था कि कोई शूट आउट हो जाएगा वहाँ। एंड दिस केम एज अ ग्रेट सरप्राइज टू ऑल ऑफ अस। हेलो एंड वेलकम टू TDM मंथन। आज का हमारा पॉडकास्ट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज इट विल जस्ट wake up memories of the Delhi serial blast that happened in 2008. All of us know अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है और जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं, आजकल हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। इससे एक मेमोरी सबकी तो 2008 की आती है सबको, जिसमें दिल्ली में 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे अलग अलग मार्केट्स में। आज हमारा ये पॉडकास्ट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमारे साथ जो आए, ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द दिल्ली पुलिस। ये हम एक एक्सपर्ट है ब्लास्ट के केसेस के। 2008 में उन्होंने जो सीरियल ब्लास्ट था उसको 6 दिन में क्रैक किया था उनकी टीम ने, जब वो स्पेशल सेल में थे, which is an anti-terror unit of the Delhi police. So today we have with us Mr. Alok Kumar, who was retired from the Delhi police in 2018 as the Joint Commissioner of Police, Crime Branch. He has headed the Delhi Police's Special Cell and many other major units. He will tell us the details and decode the blast happenings in Delhi for us. So please stick to this podcast and watch it till the end to know all the details of how it happens, what happens during the investigation and the interrogations. So please stick to TDM Manthan till we start this podcast. Hello sir, welcome to our show. थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम आपको इतने टाइम से बुलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और फाइनली आप आए आज। So we are very glad to have you with us. थैंक यू। This is the time sir जब इतना इम्पोर्टेंट एक ये केस हुआ है और 2008 की मेमोरीज एकदम से सबको आ गए हैं। आई एम श्योर आप भी उसके बारे में बात करना चाह रहे होंगे। तो आप सर, जब 2008 में ये दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उस शाम को आप तब कहाँ थे? So the blast took place on 13 September 2008. मैं उस दिन वैष्णो देवी में गया हुआ था दर्शन करने और जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर निकला तो मुझे IB से और तमाम हमारे दिल्ली पुलिस के लोगों से फ़ोन आने शुरू हो गए कि कुछ इस तरीके के ब्लास्ट हुए हैं, उसको फर्दर प्रोब कर रहे हैं। तो उस वक़्त जो ब्लास्ट हुए करोल बाग में, कनॉट प्लेस में, इंडिया गेट पे, GK में, ये सारे ब्लास्ट हुए, जिसमें फाइनली शायद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली करीब 26 लोग की डेथ हुई थी और 133 लोग इंजर्ड हुए थे। तो वो पूरी जो मैं पैदल उतर रहा था, करीब 5-6-7 घंटे की जो जर्नी थी, उसमें
we kept on coordinating with various agencies कि वहाँ पहुँचें. कर्नल सिंह साहब हमारे जॉइंट सीपी थे. ही वांटेड मी टू कम बैक इमीडिएटली, बट आई टोल्ड हिम कि सर इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मैं तो पैदल उतर रहा हूँ. आई विल रीचिंग कटरा ओनली इन द इवनिंग एंड देन द अर्लीस्ट दैट आई गेट, उस वक्त शायद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली शाम की कोई फ़्लाइट नहीं थी. तो आई टोल्ड हिम कि अर्ली द फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट दैट आई गेट फ्रॉम जम्मू टुमारो मॉर्निंग आई विल बी देयर. सो एंड वहाँ से फिर हम लोग आए. सीधे मैं कटरा आया रात को, और सुबह सुबह की जो फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट थी लेकर के सीधे मैं उतरा दिल्ली, और फिर सीधे लोधी गया जहाँ हमारा स्पेशल सेल का मेन न्यू दिल्ली रेंज का दफ्तर है. वहाँ से फिर हम लोगों ने की सारी इन्वेस्टिगेशन तो खैर शुरू हो ही चुकी थी. आई बिकेम जॉइन द इन्वेस्टिगेशन और वी स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑल द वेरियस पॉसिबिलिटीज़. इसमें इसके पहले का जो बैकग्राउंड ये है कि जो दिल्ली पूरे भारतवर्ष में डिफरेंट जगहों पे सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे. अहमदाबाद में, सूरत में, मुंबई में और जयपुर में और वेरियस अदर प्लेसेस द ब्लास्ट वेर ऑलरेडी टेकिंग प्लेस. सो वी हैड दिस वाज अवर कंसिडर्ड व्यू कि हमारी टीम हर ब्लास्ट के मौके पे जा रही थी, एंड वी वर गेटिंग ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स हैपनिंग देयर. जो वहाँ का डंप डाटा वगैरह था वो भी सारा हम लेते थे और उसकी एनालिसिस हमारी साथ साथ चल रही थी. सो जब 13 सितंबर को 2008 को यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो विदिन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. वो उसमें कुछ नंबर वेरियस ब्लास्ट साइट पे कॉमन निकले. उसमें एक आध नंबर कॉमन निकला. फोन नंबर्स यू मीन? हाँ, उन पे वर्क चल रहा था. वो नंबर उसकी एनालिसिस होते होते देखा गया कि वो उनमें से एक नंबर जो है आजमगढ़ तक गया. आजमगढ़ वाला नंबर फिर बंद हो गया. फिर उससे फर्दर एनालिसिस में एक नंबर लखनऊ तक आया. लखनऊ से होते होते वो नंबर फाइनली एक दिखा कि एक जामिया नगर में वो नंबर बेस्ड है. दिल्ली वाला नंबर जामिया नगर में. तो उस पर ऑलरेडी हम लोगों ने उस पर जो लॉफुल इंटरसेप्शन था वो शुरू हुआ और उस पर सुन रहे थे. बट उस पर काफ़ी इनोसेंट सी बातें हो रही थी. लोग अपने बातचीत करते थे, घर परिवार में कुछ लोग बात करते थे. नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा था. इट वाज नॉट मेकिंग एनी हेडवे, बट दैट नंबर श्योरली वाज अ मैटर ऑफ नंबर ऑफ इंटरेस्ट. सो वी वांटेड टू बेसिकली उस वक्त ये था कि ये जो भी आदमी फ़ोन को यूज़ कर रहा है, आई थिंक वी शुड ब्रिंग हिम, पिक हिम अप एंड इंट्रोगेट हिम. Somehow that number was not leaving that area altogether. So 13 सितंबर 2008 के ब्लास्ट के बाद समय जैसे जैसे बीतने लगा तो एक ये कंसर्न आ रहा था कि अगर हमारे पास एक सस्पिशियस नंबर है जिसको हम जानते भी हैं, somebody is using it and we have a feeling that this person is involved in serial blast in some way or the other. So I think we should pick him up and interrogate him. But since he was not coming out of the area, so finally decision was taken कि I think we will have to enter inside. उस वक्त हमारा जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा थे उसके आई रिमेंबर वेरी क्लियरली हिज सन वाज एडमिटेड इन अ शायद मेरे ख्याल डेंगू हो गया था. ही वाज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल एंड मोहन वाज मोर इन्वॉल्व विद दैट. मोहन वॉलंटियर्ड. ही सेड कि नो बट आई विल गो, आई विल लीड दिस, I'll conduct this raid. So मोहन ने एक टीम तैयार की और अगले दिन it was decided that he would answer. So as a part of the strategy it was decided कि एक हमारा जो सब इंस्पेक्टर है वो इसमें जाएगा as a, ये जो नंबर था ये शुरू में प्रीपेड था. बाद में ये पोस्ट पेड हो गया था. तो ये हुआ कि तय हुआ कि एयरटेल का एग्जीक्यूटिव बन करके वो आदमी अंदर जाएगा टू वेरीफाई द एड्रेस in the name of कि भाई हम एयरटेल से आए हैं और we will verify the address. So at least we will know who are the people. तो वहाँ पे हमने अपने आदमी लगा दिए और मोहन led the team. और वहाँ पे पहले ये जो हमारा सब इंस्पेक्टर था वो ऊपर गया. ऊपर जा करके उसने वहाँ पे देखे तो 3-4 बंदे बैठे थे. बाटला हाउस में जो सेकेंड फ्लोर पे अपार्टमेंट था, इट वॉज एन L shaped अपार्टमेंट. तो वो गया, उसने नॉक किया, दरवाज़ा खुला और उसमें गए अंदर तो 2-3 आदमी बैठे थे. तो उसने इन द नेम ऑफ द वेरिफिकेशन ही आस्क्ड सम रेलेवेंट क्वेश्चंस, लेकिन प्रोबिंग से क्वेश्चन थे और वो पूछ पाछ करके तो
मुझे ऐसा लगता है कि those people got little suspicious. So he came and reported the matter to Mohan. Mohan took a call then that uh, we will be wasting time waiting for Sanjeev was close by. Sanjeev, ACP Sanjeev Yadav was close by. He was in the backup team. So Sanjeev was asked to proceed there, and meanwhile, Mohan said, "Ki I can't wait because these people can leave." So he, at great risk, he entered into the this thing, that second floor apartment. वो ऊपर गया तो जा करके उसने दरवाजे को पुश करने की कोशिश की, तो दरवाजा अंदर से लॉक था. He knocked the door. Nobody opened it up. तो इसने फिर वो जो एल शेप वाला जो दूसरा दरवाजा था उसमें उसको धक्का दिया, और धक्का देने के बाद उसको खोलने की कोशिश की. खुल गया दरवाजा, अंदर से लॉक नहीं था. इट वाज, आई थिंक इट वाज मोर लाइक ए ट्रैप. उसके बाद देन द फायरिंग स्टार्टेड. एंड But was he armed? जब वो अंदर गए तो did he have some मोहन हैड अ वेपन, यस. only that weapon, not like a backup or like बस वो एक अपना हाँ, जो रिवॉल्वर था उसका, रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी थी उसको, ही वाज कैरिंग दैट. द टीम वाज कैरिंग अ रिवॉल्वर एंड पिस्टल. स्मॉल वेपन ही थे ज़्यादातर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. तो वहाँ पे गए और देन इट बिकेम ए फ्री फॉर ऑल. जिसको जो जगह मिली छुप रहा था, फायरिंग भी हो रही थी. एंड इस फ्री फॉर ऑल शूट आउट में मोहन सफर्ड मेजर इंजरी. उसको गोली लगी आकर के, एंड ही लेटर ऑन सकम टू हिज इंजरीज इन द इवनिंग. ही बिकेम अ मार्टर. एंड एक हमारा हेड कांस्टेबल था बलवंत, उसके भी गोली लगी, बट ऑफ कोर्स वो बच गया था. बाद में 2 आदमी को वहाँ पे जो हमारे शूट आउट में मारे गए, एक उसमें आतिफ था और एक साजिद था. एक को हमने मौके से पकड़ा था वहीं पे, सैफ को. वो पकड़ में आ हाँ, गया. वो पकड़ में आ गया था. ही वाज हाइडिंग इन अ रूम एंड सो वी अरेस्टेड हिम एंड ब्रॉट हिम. बाद में जीशान पकड़ा गया था, उसको लेकर के आए थे. एंड the whole team was very demoralized because everybody's full focus was on Mohan. Mohan was admitted in a very critical state. And then of course I remember I had also requested people, got in touch with AIMS because he was shifted to Holy Family. That was the nearest hospital. Right. We requested Mohan, AIMS doctors, some of the doctors that I knew, I requested them कि भाई वो लोग भी आ जाएं. They also came, but by that time bleeding काफ़ी हो गई थी and he could not survive. And सर, जब ऐसा होता है कि एक इनकाउंटर करने जा रहे हैं आप, राइट, उसमें आप लोग व्हाट इज एट द बैक ऑफ योर माइंड कि एक डू यू एक्सपेक्ट कि कोई इसमें इस तरह हिट हो सकता है कि यू कैन लूज योर ओन पर्सनल, या व्हाट इज इन द माइंड कि बस वी जस्ट हैव टू. so encounter is never the idea. It is a consequence of police action. Sometimes that the other party starts firing on the police and the police has no other option but to act in self defense. So this was a similar situation. And उसके तहत in fact जो हमारी इनिशियल डिस्कशन भी था उसमें ऐसा नहीं लगता था हमें भी, कि नहीं लगता था कि कोई शूट आउट हो जाएगा वहाँ पे. And this came as a great surprise to all of us. And उसके बाद खैर anyhow फिर तो in fact it was a very difficult situation in that because police force was completely demoralized and our one of the bravest officer had sacrificed his life in the line of duty, and the other person had head constable had also suffered injury. Of course doctor said that he's all right, he will survive. And then in those situations we also had to register an FIR and to also interrogate people, to SAF at least, to know exactly ki whether they are involved, कहाँ के ब्लास्ट में ये लोग इन्वॉल्व है क्या. So SAF को जब मैं लेके गया तो for the first time, if I remember correctly, then he used the word Indian Mujahideen. That is the first time I came to know that there is something called, initially we were thinking it's all लश्कर. लश्कर-ए-तैयबा जो होता है, पहले लश्कर हम LET. समझते थे, लेकिन इसने पहली बार ये वर्ड यूज़ किया इंडियन मुजाहिदीन. देन वी रियलाइज कि इट इज़ इंडियन मुजाहिदीन.
ये इससे पहले ये शब्द कहीं पे सुना नहीं था इंडियन मुझे, ये मॉड्यूल जो है आईएम किसी इंडियन ने मुजाहिदीन नहीं क्लियरली सैफ ने पहली बार उसने बताया। इसने बताया. Then of course he admitted all these blasts अच्छा which had taken place in various parts of the country. तो उसके बाद and then it also thereafter, you know, it kind of a legal battle started. This was yes one part, and then this operation was over, and of course 2 people had managed to escape, who were caught later on. इस confusion में. So before we go to the latter part of this, I'm still at the encounter. अभी मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है वो. आपने जैसे बोला ना कि वो पहले एक जो आपके पुलिस पर्सनल है वो एयरटेल के एग्जीक्यूटिव बन के गए. तो जब हम ऐसे जाते हैं तो do you have any weapons at that time or you were just in आप plain clothes में और नहीं तब बिना तो plain किसी cloth में गया था. बिल्कुल okay. If you carry a weapon, then you are exposed. न तो छुपा के So भी it is a ऐसे नहीं risk. It is a professional risk that one has to take. like that Yes. and it happens मतलब ये ऐसे cases में होता हाँ रहता होता है. है, करते हैं. Okay. It's a professional risk. If you carry a weapon, then तो आप weapon आप मतलब he had put on a tie, he had put on a normal trouser and he looked like an executive. But still वो इतने sharp हैं कि they got No, suspicious somehow of them. I think they because otherwise there was no reason why they would lock this door and they were prepared with a weapon And they had planned it this way कि अगर ये इधर से आएंगे तो we will attack. दूसरा उन्होंने खोल के रखा था कि they knew that they will barge in, police will barge in. They knew that if it is police, then they will barge in, and they will barge in, and then there has to be a retaliation. So that's how it happened. So they had that kind of planning उनके दिमाग में सब कुछ इतना highly planned मतलब वो लोग रहते हैं. मतलब Atif was, I would say, highly radicalized and highly motivated also. That is how because एकदम से इतना जो बाद instantly में जो बाकी लोगों से जो बात हुई उससे भी पता चलता था कि आतिफ was the leader of this group and he of course रियाज भटकल वगैरह बाकी ऊपर और इनकी हायरार्की ऊपर तक गई थी बाद में, बट ये जो इमीडिएट ऑपरेशंस में जो इन्वॉल्व थे, जो नॉर्थ इंडिया का जो ग्रुप था उसका आतिफ was looking after that. and he was the main person जिसने सारा ये प्लानिंग और एग्जीक्यूट किया था. सर तो जब इस तरह की जैसे एक तो वो अपनी प्लानिंग अपने करे, पुलिस जब जैसे आप यू वर द हेड ऑफ द स्पेशल सेल, आप लोगों ने जब प्लानिंग करे कि हम इसको ऑपरेशन को करना ही है, अब हम वहां पे जाके करेंगे नहीं तो फिर वो भाग जाएंगे, उनको पता लग जाएगा. तो वो जो प्लानिंग होती है हाउ मच टाइम उसमें आप लोग को देना पड़ता है और उसमें कोई अप्रूवल भी लेना पड़ता है? डू यू हैव टू वेट फॉर योर seniors approval or you can just go? No, you don't just go there. There was a considered decision. हमारे जैसा as I mentioned that Joint CP Special Cell was the head of the Special Cell unit. I was the DCP. So it was a very prolonged discussion, and then we decided कि it is time for us to enter inside. Otherwise, if अगर हम वेट ही करते रहेंगे and there is another blast, तो थोड़ा सा बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा. तो रिस्क इतना बड़ा है कि इधर आपने अगर इनको नहीं किया तो उधर एक ब्लास्ट हो सकता है. जी. तो यू हैव टू टेक. हाँ मतलब इट्स अ प्रोफेशनल रिस्क दैट यू हैव टू टेक. सो दिस इज सो हार्ड फॉर मतलब एक कॉमन पर्सन के लिए समझना है कि आप क्या स्टेक पे लगा रहे हैं. पुलिस ऑफिसर्स जो उसमें उस यूनिट में उस टीम में है वो क्या स्टेक पे अपना लगा रहे हैं. एंड आप जब वो इनकाउंटर के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे आई हैव रेड, मैं रिसर्च में भी काफ़ी स्टोरीज पढ़ रही थी कि किसी ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहने थे. सो उसका तो रीज़न मैं आपको बताऊं, बुलेट प्रूफ का तो ये था बेसिकली कि इट्स अ पुलिस पार्टी विच इज़ एंटरिंग ड्यूरिंग द डे टाइम. हम वहाँ वो जो एरिया इज़ वेरी कंजस्टेड, इट इज़ एक्सट्रीमली कंजस्टेड एरिया. सो अगर आप बुलेट प्रूफ पहन करके जाओ यू आर कम्प्लीटली एक्सपोज्ड. वो बुलेट प्रूफ जो है वो थोड़ा सा हैवी सी होती है और उसके बाद anybody would be able to make it out that it's a police party. Or the houses are so congested. So the moment they come to know that it's a police which is entering inside, then you will not get anybody. The houses are connected from, सबकी छतें connected हैं वहाँ पे, एक दूसरे से छत बिल्कुल जुड़ा हुआ है. So again I would say there were two reasons. One, firstly though we did not expect that there will be a shootout. Two, it was a professional risk, that Mohan took. अगर हम पहन करके जाते उसमें बुलेट प्रूफ वगैरह
तो I am sure then we would have not been able to find any of them. They would have disappeared. And then that would have been a major, then we would have found another blast somewhere elsewhere in some other part of the country. That's why वो कॉल उसी वक्त आप तो वो इसलिए मोहन took that call कि we'll have to go in CVs, otherwise we'll get exposed. I don't know whether you are aware of the topography of that area. अगर सारे घर बिल्कुल जुड़े से हैं और अगर आप if the police party is exposed, then you will not find anybody there. So that was the bigger risk. Yes. उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें आई सर कि वो ऐसे कोई नैरेटिव्स चले कि वो स्टूडेंट्स थे. पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहीं ऐसे किया कि वो तो स्टूडेंट्स थे एंड ये इनकाउंटर था ही नहीं या फिर ये कुछ ऐसा था. उन चीज़ों को फिर हाउ डिड यू डील विद दैट? वो एविडेंस लाना कि नो इट वाज एन एक्चुअल दे वर टेररिस्ट्स. They were terrorists. In fact, they were saying कि they are students. So ऐसा आया I था उस checked up समय. their record. I found that they have done graduation from Allahabad University. So we sent a police party to Allahabad University to check up their background. Then we found कि जिस certificate के basis पे he had managed to get an entry into Jamia Millia, that certificate itself was fake. Somebody else had on that number and year, somebody else had cleared the graduation. So it was a fake degree based on which he managed to get a admission. सबके पास ऐसे फेक at least एक का जो तो मुझे I remember जो आतिफ का था वो we found out that he has managed to get an admission into Jamia on a, so to call them as innocent student and there is so much of evidence which had come up, so much of evidence which had come up which leaves nobody in doubt regarding their involvement in the serial blast taking place all over India. which came later on. वो Of course, आने में that कुछ came समय later on, लगता है. which came when But we you got don't- hold of their yeah. laptop and things like that, and then when we went deep into their analysis, we got so many things. So So you could recover all the जो भी उनका material हाँ, है, वो सारा literature मिल है. गया, काफी मिला और उसमें सर क्या क्या पाया आप लोगों ने? Was there planning आगे कोई blast की या और जो पिछले हुए हैं उनके बारे नहीं, जो में? पुराने जो ब्लास्ट हुए उनसे रिलेटेड काफ़ी एविडेंस मिली हमको, काफ़ी मिली एविडेंस. मतलब इट वाज आई वुड से दैट लोड्स ऑफ एविडेंस दैट वी हैड मैनेज्ड टू रिकवर. ऑफ कोर्स देन Was it like in form of videos or photos? यस, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि अहमदाबाद का जो ब्लास्ट हुआ था, अहमदाबाद के ब्लास्ट में पहले एक ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद ये था कि भाई हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाएंगे लोग इंजर्ड. वहाँ पे एक गाड़ी में अलग एक्सप्लोजिव प्लांटेड था. उस गाड़ी का बिफोर ब्लास्ट की भी फ़ोटो इनके लैपटॉप में मिली और सब्सिक्वेंट ब्लास्ट आफ्टर द ब्लास्ट का भी है. Before blast in the sense जो वो सामान वो जिस गाड़ी में explosive ब्लास्ट रखा है. हुआ वो नॉर्मल खड़ी हुई है. ऑल दोस फोटोग्राफ्स आर देयर. मतलब बहुत आई विल नॉट लाइक टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एविडेंस, but it's a huge amount of evidence that we had managed to get. So it is that well planned, इतना Absolutely. उस लेवल का रेकी और प्लानिंग होता है. सर जब ऐसा होता है मतलब कि आपने एक गाड़ी भी कहीं से अरेंज की है और आई एम श्योर आप लोगों ने मतलब उन्होंने उससे पहले कितनी बार वो एक रेकी और एक प्रैक्टिस किया होगा कि हम यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, ऐसा करेंगे. तब कभी किसी को कोई लीड्स हिंट नहीं मिलता है, जैसे whoever स्टेट पुलिस जो भी है, कि यहाँ पे इस तरह का कुछ प्लानिंग चल रही है या somebody is coming quite every difficult day. to get, actually it is quite नहीं हो difficult. पाता. हाँ, मतलब अगर आदमी रेकी करने गया हुआ है तो टेररिज्म का आप देखिए, नॉर्मली जो टेररिज्म में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का ऐसा नहीं मिलता कि एक्स इज इन्वॉल्व, हैज अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ इन्वॉल्व इनटू वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज. He is a completely radicalized man. He is a completely radicalized man and most of the time would not have any criminal background also. अच्छा, so they are clean otherwise. Otherwise they are clean. So how do you so वो जा रहा है, रेकी कर रहा है, so वहाँ जा करके they planning it out and then so they basically जो I would not call them as कि कोई जैसे जो सर्वेलेंस भी हम करते हैं नॉर्मली कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों के ऊपर करते हैं. Now if a person doesn't have a criminal background, how do I know that something is cropping up in his mind and then he is about to execute that?
तो दैट इज़ हाउ यू नो, जब हमारी टीम जाती थी, मोहन की टीम थी जो वाज इन्वॉल्व अंडर द सुपरविजन ऑफ ACP, देन ACP संजीव, जो जाती थी और सब जगह जा कर के वो उसका एनालिसिस करती थी, वहाँ का जो डंप डाटा वगैरह उठाती. दैट इज़ हाउ वी कुड find some numbers common at various blast So sites. can you explain dump data? What is dump data? डम्प डाटा इज बेसिकली जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे हम लेते हैं कि बिटवीन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हाउ मेनी मोबाइल्स वेर एक्टिव इन दैट एरिया. Okay. And उसकी इट्स अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस, आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड एनालिसिस. सेवरल लैक्स ऑफ मोबाइल्स आर देयर, उनकी एनालिसिस होती है. सो पुलिस हैज अ टफ टास्क टू परफॉर्म देयर. उनका सारे सबकी एनालिसिस लेके देन टू फाइंड आउट सम कॉमनैलिटी बिटवीन द वेरियस sites. And it's done with the help of technology. Yes, it is done with technology. सर उस ब्लास्ट के बाद थैंकफुली दिल्ली वाज उस ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कोई ब्लास्ट जैसा कुछ हो रहा हो, मतलब इतना दहला देने वाला. और अभी जो हुआ रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ, उसमें आप यू नो द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, दे आर डॉक्टर्स. सो हर कोई यही सोच रहा है कि इतने हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं इस तरह का एक सुसाइड बॉम्बिंग या इस तरह का एक ब्लास्ट कर सकते हैं. तो आपने ऐसे सिमिलैरिटीज देखे हैं, मतलब कैन यू ड्रॉ एनी सिमिलैरिटीज इन दो केसेस के बीच में? नहीं, आई हैव एक्चुअली सीन सम चेंजेस इन द profile of the people involved in terrorism over a period of time. So I would say, for example, in 98 we had 42 serial blasts in and around Delhi. Then of course I was in the crime branch, or we were working as a team. ACP Ravi Shankar की टीम थी, अंडर DCP crime कर्नल सिंह साहब थे. So it was again the two of us. I was additional DCP crime, कर्नल सिंह साहब was DCP crime, and रविशंकर ACP थे, उनकी टीम को इस पे लगाया गया था. तो उसमें 42 सीरियल ब्लास्ट वे वर्कड आउट. सो दीज वर द हैंडी वर्क ऑफ वन अब्दुल करीम टुंडा, जो बेसिकली पिलखुआ का रहने वाला था, बट ही हैड शिफ्टेड टू पाकिस्तान. और उस एक उनका उन लोगों ने एक लोकल यहाँ पे बंदा प्लांट किया था, कामरान, हु वाज बेसिकली ऑपरेटिंग फ्रॉम वॉल्ड सिटी एरिया. तो उस वक्त जो बंदे पकड़ाए गए थे, they were all, mostly I would call them as illiterate people. Illiterate in the sense that पढ़े लिखे नहीं थे. उनको कुछ भी आप समझा दो वो समझ जाएंगे. आप कुछ भी बता दो कि आपके साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है वगैरह वगैरह, anything that you can, you know, easier to brainwash. Yes, it was very easy to brainwash them. तो वो लोग आकर के ब्लास्ट करते थे. एंड अगेन दोज टाइम्स आई रिमेंबर कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वाज बीइंग यूज्ड, which was easily available in Pilakhua area, जहाँ रंगाई उंगाई का काम होता है. They used to get it, and they had been trained to an extent that to prepare an IED. आते थे, so they were all low intensity blasts, but they would plant it at a very highly crowded area. So crowded area में आने का impact maximum होता था. काफ़ी लोग injured या death होती थी. तो वो आते थे, लेबर टाइप के लगते थे, आए एक पैकेट सा लेकर के आ रहे हैं और बात करते, कहीं बैठे और वहाँ पैकेट छोड़ के चले गए. एंड देन देयर इज अ ब्लास्ट, टाइमर वगैरह लगा करके उसमें, देन देयर इज अ ब्लास्ट. सो फ्रॉम 98 ऑनवर्ड्स, व्हेन वी वर वर्किंग ऑन 2008 एंड दिस बाटला थिंग, देन द प्रोफाइल हैड चेंज. देन वी हैड स्टार्टेड गेटिंग एडुकेटेड पीपल ऑल्सो इन द सेंस. सो आई रिमेंबर वन पीर भॉय who was also involved in this, who was also arrested later on. He was in a package of 18 lakh, 18 lakhs. Then in 2008, he was getting a package of 18 lakhs. From India? He was working in Pune. Pune. He was getting a package of working with a multinational company. He was getting a package of 18 lakh. So ये जो पढ़ा लिखा लोगों का रेडिकलाइजेशन था, शुरू हो गया था तब से. हाँ, तो I would say in 2008 में भी we were getting these. अब यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाई दिया. अब डॉक्टर्स के साथ क्या है कि nobody can even think of कि डॉक्टर would get involved into such kind of incidents. और यहाँ पे तो पूरा प्लानिंग ही सब, मतलब डॉक्टर्स की टीम कर रही है, और वो एक यूनिवर्सिटी में है, कोई किसी हॉस्पिटल में. यू कांट रियली थिंक कि एक यूनिवर्सिटी में पोस्टेड एक डॉक्टर, यू नो, हु इज टीचिंग स्टूडेंट्स, हु इज
ट्रीटिंग पेशेंट्स की वो ये प्लानिंग भी कर सकते हैं, वो ऐसा कर रहे मैंने होंगे? जैसे उसमें देखा था, मैंने कोई एक वट एवर आई हैव बीन लिसनिंग ऑन द टेलीकास्ट एक्सेट्रा, उसमें तो जैसे कोई मौलवी का बताते हैं, मौलवी कोई पैरामेडिक था, मौलवी वगैरह था, राइट। he has been brainwashing people and these people get brainwashed. So which is rather very unfortunate. अगर इतना पढ़ा लिखे डॉक्टर भी अगर they are getting swayed by these kind of by a मौलवी, then it is a matter of great concern. सर तो 98 से 2000 आपने 98 वाले ब्लास्ट भी देखा, 2008 वाला ब्लास्ट आप लोगों ने 6 दिन में यू क्रैक्ड इट, और सो व्हाट वाज द डिफरेंस जो इन्वेस्टिगेशन में है, या फिर अभी जो आप देख रहे हैं कि द मोडस ऑपरेंडी हैज इट चेंज्ड? नहीं, मोडस ऑपरेंडी का तो देखिए ऐसा है कि एवरी इंसिडेंट विच टेरर इंसिडेंट विच टेक्स प्लेस will certainly have its own उसका हर एक का अपना, जो लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं उनका अपना कुछ प्लानिंग होती है, अपने तरीके से होती है, बट बाय एंड लार्ज जितना भी होता है कि इसके अंदर भी जैसे मैं जितना मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से दे ये फरीदाबाद में आकर के वहाँ पे ला करके जो एट द एंड ऑफ इट इज ब्रेन वॉश पर्सन हु इज़ हैंडलिंग इट। बट इसमें भी जो मुझे पता चला था बेसिकली कि पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, या शायद कोई और एक केमिकल है जिसको इन्होंने यूज़ किया है जो काफ़ी इन्फ्लेमेबल है, जिसको लेके गया। सो मैं तो ये मेरा ये भी था कि उसको दे हैड बीन थोड़ा करके इकट्ठा करके, आई थिंक दे मस्ट बी हैविंग सम सीरियस प्लानिंग फॉर फ्यूचर विच हैज़ बीन by the very timely action by the police, it has been nipped into the bud. Totally. And sir, in every blast जो भी हमने ये सारे cases देखे, a vehicle is used and it is always like a stolen vehicle. किसी ने किसी को बेचा, किसी ने किसी, वो हमेशा कोई फेक आइडेंटिटी पर कोई बेचा हुआ, और कोई ऐसा ही इंसान होता है जो who's not knowing about any of it. ये vehicle को ट्रेस करना, या ये व्हीकल को इतना इम्पोर्टेंट उसमें पार्ट है ऑफ दिस एंटायर इंसिडेंट जब भी हुआ है। सो इज देयर अ वे कि इससे हम इन्वेस्टिगेशन में पहले ही कहीं पे पकड़ सके, या फिर इसको कहीं कि अगर कभी और कभी प्लानिंग हो तो ये ना बने उसका जरिया? मैंने जैसे आपको बोला ना कि इसमें दिक्कत केवल ये आती है कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, तो सर्विलेंस किस पे आप करेंगे? दैट इज़ एन इशू। अब मान लीजिए अब दिल्ली के अंदर ही जैसे कि अब ये जो व्हीकल घुसी है, ये वहाँ से रिंग रोड के थ्रू घुसी है, फरीदाबाद वाले बॉर्डर से और बदरपुर वाले साइड से घुसी है। अगर आप वहाँ पे इंटेंसिव चेकिंग बैठा दें तो दिल्ली में टोटल केओस हो जाएगा। सो अनलेस यू हैव ए वेरी वेरी स्पेसिफिक इनपुट टू चेक अ पर्टिकुलर व्हीकल, if you start checking each and every vehicle, then there will be total chaos in the city. तो वो नहीं कर सकते हैं। It's very difficult to do that. It's extremely difficult to do. So but इस I get आप जो कह रहे हैं, but इस केस में तो अभी फरीदाबाद से वो पकड़ा था उन लोगों ने एक्सप्लोसिव्स, पुलिस had already caught people, and उसके बाद भी एक व्हीकल अंदर आ जाता है और वो पूरा घूम रहा है दिल्ली में, वहाँ से लेकर यूपी से दिल्ली, उसके बाद भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो पार्किंग में इतनी देर तक, ऐसा जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द पार्किंग, अगर उसके बाद भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो व्हाट इज देयर अ वे कि इसको कहीं पे कुछ फिक्स कर सकते हैं? बेसिकली ये था कि देखिए जब उनके डिस्क्लोजर में जब जो पीपल हु वर कॉट इन फरीदाबाद उनके इंट्रोगेशन में कोई इनपुट आता तो पुलिस कुड हैव डन द फॉलो अप इमीडिएटली, लेकिन अभी दैट वाज अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो अभी तब तक, बट आई एम श्योर कि जैसे बिकॉज इंटेंसिव चेकिंग फरीदाबाद में जो पकड़ धकड़ हो रही थी उसकी वजह से ये जो भी बंदा था इसने ही डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस फरीदाबाद एंड मूव ओवर टू दिल्ली। मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड हैव बीन एन एक्सीडेंटल ब्लास्ट आल्सो। ओह दिस वन जो अभी वहाँ पे एकदम से हुआ, वो ले करके इसको ही वाज ट्राइंग टू टेक इट टू अ place and put the car at some place and then disappear so that by the time the police pressure is less, then he could come back and recover it. And meanwhile this happened. But I think there was something happened, some
केमिकल्स का कोई रिएक्शन हुआ या जो whatever has happened, I think forensic people will be in a better position to tell that जिसमें ब्लास्ट हो गया. एंड अभी हमने देखा कि श्रीनगर में भी पुलिस स्टेशन में वो जहाँ पे मटेरियल सेव किया वहाँ पे भी ब्लास्ट हो गया. सर तो अभी यू नो 98 से 2008 यू नो ये टेक्नोलॉजी अभी तो दिल्ली पुलिस एंड यू नो ऑल दीज यूनिट्स हैव अ लॉट ऑफ sophisticated technology. So do you think technology can also play a role in... Oh, technology is the key thing. It is the key thing. बिना उसके तो but somehow our especially जैसे special cell है हमारा, they are all very very highly motivated and trained professionals, and they are all computer savvy, and they know their job very well. I have been seeing them over a period of time. I am convinced about their capabilities, and I am sure they will do a fine job. Yeah, you have only good things to say about it. No, because I am convinced. सर अभी हम आप पहले ये जानेंगे कि अब इतनी सारी बात हमने आप ब्लास्ट के बारे में कर लिया कि हाउ डिड यू कम इनटू द पुलिस. आप तो यूपी में रहते थे एंड योर यू नो व्हाट वाज द फैमिली लाइक. आपके घर में और भी पुलिस ऑफिसर्स थे या व्हाट? My elder brother was also got into police, and okay, he was in Uttar Pradesh, and he retired as an IG there, and in UP police, and but my father was a judge, so we were all preparing for competing for various examinations. So my brother got, somehow it was a coincidence, more of a coincidence, that my elder brother also got into police, and then I also got in. Finally जो मुझे भी UPSC दिया, UPSC देने में finally police मिला. okay, and that too in Delhi, so it was a great chance to Delhi policing gives you a great amount of exposure as well as it's a challenge also. What was your first posting जब आप दिल्ली में आए? So I got posted as ACP Karol Bagh subdivision. उस वक्त I think I was the first ACP there. Karol Bagh subdivision was created then. And earlier it used to be part of the Patel Nagar subdivision, but Karol Bagh became an independent subdivision. I was the first ACP posted there. So I came to Karol Bagh, and then from there went to Hauj Khas, and then from there to Connaught Place. In between I was also PSO to the President of India, and then I came to Connaught Place. हौज खास में तो सर उस टाइम पे आपके टाइम पे वो गैंग्स बहुत ही एक्टिव थे. एक वो जो पारदी गैंग है जिसकी हम दिल्ली क्राइम भी बनाए जिसके ऊपर. इज इट द सेम गैंग? हाँ, it is in fact उस वक्त जो हम वेब लोग सीरीज आई है दिल्ली हाँ क्राइम. जी उस वक्त it was I have seen some very gruesome murders taking place. As you know that Pardis and Bawariyas जो उस वक्त डार्क नाइट्स में ये ऑपरेट करते थे. इनफैक्ट उस वक्त हमें याद है कि हम सारे लोग के पास एक कैलेंडर होता था जिसमें एक ऑफिस में लगा रहता था, जिससे पता चलता था कि डार्क नाइट्स आने वाली हैं. सो डार्क नाइट्स आने के बाद ही जैसे ही होता था तो इंटेंसिव पेट्रोलिंग रात की शुरू होती थी, और उसमें हम लोग सारे रात भर जागते रहते थे. एंड ऑल्सो यू नो इन्वॉल्विंग स्पेशल पुलिस ऑफिसर, पब्लिक के लोगों को भी इन्वॉल्व करते थे. रात भर नाका लगता था, चेकिंग होती थी. अब तो यूज़ नहीं होती, वेरी लाइट पिस्टल्स वेर यूज़ की उजाला करके देखते रहते थे कि कहीं कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं दिखाई दे रहा है. बट सम मेजर क्राइम्स हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम. मतलब as you know they were all ex-criminal tribes, and they would enter inside, they would go to the master bedroom, and with one रास्ते के जो नियरेस्ट कोई अगर ग्रीन एरिया या जंगल या पार्क मिलता था तो उससे वो लकड़ी तोड़ के काट के रखते थे. एंड दे वर सो वो एक ही शॉट मारते थे कान के ऊपर. सो दे वर एंटर टू द मास्टर बेडरूम. एनीबडी हु इज इन द मास्टर बेडरूम वाज देयर टारगेट. तो एक शॉट में ही वो कान पे मारते थे, एंड द पर्सन वुड डाई. देन दे वुड अंदर जा करके जो भी उनका मिलता था ले लो करके वो गायब हो जाते थे. Some of the major crimes had taken place. और उनका टारगेट सिर्फ चोरी है? हाँ, चोरी था, बट केवल चोरी नहीं होता था, वो मार के भी जाते थे. So they wanted to kill the person कि आगे कुछ उसमें नहीं पता चले. मतलब उनका कुछ
मोडस ऑपरेंडी यही था कि जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के अंदर जो लोग सो रहे हैं, दे वर देयर टारगेट्स एंड इन वन गो, मतलब वो ये नहीं था कि 5-7 बार उनको मारना पड़ता था, कान के ऊपर मारते थे। और दे वर सो ट्रेंड पीपल कि वो एक बार में द पर्सन वुड डाई, देन दे वुड रिमूव ऑल द कैश एंड ज्वेलरी और वॉट एवर इट इज़। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई रिमेंबर कि काफ़ी लोग पूरी की पूरी स्पेशली साउथ, उस वक्त साउथ डिस्ट्रिक्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, स्पेशली ये वाला जो पोर्शन था, ईस्ट ऑल्सो, इसमें काफ़ी इंटेंसिव पेट्रोलिंग लगती थी और यहाँ पे काफ़ी क्राइम हुआ। बाद में ये ग्रुप पकड़ा गया और तब जा कर के दिल्ली को राहत मिली। तो आप लोगों ने पकड़ा था ना इन लोगों को सर, ये जो हाँ, उस वक्त मिस्टर नीरज कुमार वाज द डीसीपी साउथ, और अरुण कंपानी थे एसीपी कालका जी, उनकी टीम ने बेसिकली ये बंदे पकड़े थे। He had carried out extensive raid and then finally he got a success. All of us were working, all of us were trying to nab these people, but Arun got a success in this. Okay. तो ये उसके बाद थैंकफुली ऐसा हाँ, उसके बाद फिर ये नहीं देखने को मिला। इसके बाद से आप क्राइम ब्रांच में रहे ना, बहुत सारा टाइम क्राइम ब्रांच में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस आपके टाइम पे आए हैं। No, हौज खास के बाद then I came to Connaught Place. Okay. And then Connaught Place I was there for quite some time, almost like 5 years. I remained posted as CP Connaught Place. उसमें कई सारे इंसिडेंट हुए। वन ऑफ कोर्स वाज नैना साहनी व्हिच बिकेम अ मेजर सेंसेशनल क्राइम, सुशील शर्मा। That was in 1995. That was on, if I remember correctly, it was 2nd July 1995. Right. आप इतना क्लियरली आपको याद है? इसलिए याद है कि उसी दिन मेरा 3 साल पूरा हुआ था in Connaught Place. Connaught Place सब डिवीजन। तो आई वाज ट्राइंग टू रिलैक्स एट माय होम कि भाई चलो आज आराम से घर पे रहूँगा। देन आई गेट अ कॉल एट 12 रात के 12-1 बजे के करीब कॉल आई कि इस तरीके का कोई एक इंसिडेंट हुआ है। और सो वी वेंट देयर। मिस्टर मैक्सवेल परेरा वाज द रेंज एडिशनल सीपी, ही हैड आल्सो रीच्ड देयर एंड वी वेंट देयर। सो वहाँ उसमें एक हमारा एक हेड कांस्टेबल था, आई रिमेंबर करीब कुंजू, नज़ीर कुंजू, वो रात्रि गश्त पे था। इनफैक्ट तो ये तो इस क्राइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा। लेकिन उसने ही वाज ऑन रात्रि नाइट पेट्रोलिंग। तो वो जब वो गुजर रहा था तो ही सॉ वहाँ एक बगिया रेस्टोरेंट था, अशोक यात्री निवास पहले होता था जो अब रमादा बन गया। तो वो वहाँ पहले अशोक यात्री निवास होता था, तो उसमें एक बगिया रेस्टोरेंट था आउटसाइड बाहर बाग में। तो वहाँ पे बहुत कस के लपट उठी। अच्छा। तो कुंजू गॉट लिटिल सस्पिशियस, ही वेंट इनसाइड। तो उनका एक मैनेजर होता था केशव, केशव डिडंट अलाउ हिम टू एंटर इनसाइड कि नहीं ये तो हमारा खाना वाना बन रहा है, तुम कहाँ गुजरे हो। ही ग्रू लिटिल सस्पिशियस। सो जब उधर से नहीं जाने दिया तो वो ऊपर से आया, फर्स्ट फ्लोर से जा करके वहाँ से उसने देखा। तो ही फाउंड द होल थिंग वेरी सस्पिशियस। देन ही आया नीचे आकर के, देन बार्ज फोर्स्ड हिज एंट्री इनसाइड। और फिर उसके बाद इन बिटवीन बाद में जो पता चला सुशील शर्मा वाज इन्वॉल्व इन दिस। सुशील शर्मा मैनेज टू एस्केप एंड वो निकल गया था जब ये कंफ्यूजन हो रहा था। बिफोर पुलिस कुड रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ही मैनेज टू स्लिप अवे। फिर उसको बुझाया गया। उसी रात की बात है ये सारा? हाँ, ये सब उसी रात की बात है। तो उसमें पता चला कि एक हाफ बर्न्ड बॉडी इज केप्ट ऑन अ तंदूर। देन वी रियलाइज, थोड़ा फिर केशव वगैरह को लेके गए, इंट्रोगेट हुआ, पता चला कि ये नैना साहनी की बॉडी है। और ये नैना साहनी वाज मैरिड टू सुशील शर्मा। उस वक्त तक ये भी नहीं मालूम था, इसका एक ऑफिशियल एड्रेस था समवेयर इन द वेस्ट दिल्ली। वी डिडंट नो दैट, बट वी वर टोल्ड दैट ही डजंट लिव देयर, ही वाज लिविंग इन समवेयर इन गोल मार्केट एरिया। तो फिर वहाँ गए तो पता चला कि सुशील शर्मा हैड एस्केप्ड। तो बेसिकली नैना साहनी वाले इन्वेस्टिगेशन में हुआ ये था कि नैना साहनी वॉज इन रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर मैन, मतलूब करीम। तो उस वक्त मोबाइल तो शायद नहीं आया था, या आया होगा तो इट वॉज नॉट इन ग्रेट यूज़। तो वो लैंडलाइन ही होती थी। सुशील शर्मा वॉज लिटिल सस्पिशियस ऑफ हर रिलेशनशिप विद दिस मैन। तो वो आता था, तो वो जो लास्ट कॉल होती थी रीडायल दबाता था। अच्छा। तो रीडायल दबाता था तो उसमें मतलूब करीम की आवाज़ आ गई। Okay. मतलूब करीम की आवाज़ आ गई तो
इसने देन दे आई थिंक दे कंज्यूम थोड़ा, दोनों ने थोड़ा तो एक एक दो दो ड्रिंक लिया होगा और उसके बाद दे हैड एन आर्गूमेंट। Okay. आर्गूमेंट बढ़ते गए और उसके बाद देन ही सेड कि इफ यू डोंट बिहेव आई विल किल यू। तो अच्छा। इसके बाद ही हैड अ सर्विस रिवॉल्वर। तो उसने इसको बोला कि तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। अच्छा, नैना हाँ, नैना सेड दिस। told him. तो इसने निकाली रिवॉल्वर एंड देन ही एक गोली मारी। तो उसके गोली लगी तो उसने कहती कि अरे सीरियसली मार दिया तुमने? She said that. हाँ, तो गोली लगने के बाद। तब तक तो उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। Oh. देन ही मेड अस, फिर उसने सेकंड गोली मारी। फिर वो आफ्टर दैट ही डिडंट नो हाउ व्हाट टू डू, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। सो वो ले करके इसको चला कि इसको ले करके हम जाते हैं। उसने घर पूरा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसको डबल बेड की बेडशीट में लपेट के गाड़ी में रखा। फिर देन ही वेंट ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। सो यमुना पे भी गया। यमुना पे तब तक वो फेंसिंग आ गई थी। ही डिडंट गेट अ प्लेस कि वेयर ही कुड थ्रो द बॉडी इन। फिर इसके दिमाग में आया कि इसको लेके चलते हैं अपने रेस्टोरेंट में और वहाँ तंदूर पे रख करके ख़त्म ही कर देंगे। इसमें खूब सारा घी, तो जब बहुत सारा घी इसके ऊपर डाल रहा था उसमें बड़ी कस के फ्लेम्स उठी एंड दैट वाज स्पॉटेड बाय कुंजू। सो दैट इज हाउ। और आपको कब रिपोर्ट किया उन्होंने कि ऐसा हुआ है? सर वो तो रात आपने को ही बोला कॉल आप आ रेस्ट करे थे। हाँ, सो रात को ही कॉल आ गई। देन वी ऑल वेंट देयर एंड देन इन्वेस्टिगेशन बिगेन। उसके बाद तो यू कांट इमेजिन इन दोज डेज द प्रेशर ऑफ द मीडिया वाज इंटेंस। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेंसेशनल क्राइम which had taken place during that time. 100%. We would not even get a place where you could interrogate anybody because the whole lot of media would collect there, they would know. तो हमको इसको लेके कहीं अलग अलग जगह पे इंट्रोगेट करना पड़ता था। So finally 10 जुलाई को सुशील शर्मा was also arrested. And मतलब 8 दिन में? हाँ, 2 जुलाई को ये इंसिडेंट हुआ incident हुआ। 10 को we had arrested him from Bangalore. From Bangalore, so he had run away. He had run away and Bangalore so he was arrested. And this case was charge sheeted in a record period of 25 days. बाद में इसको सजा हुई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो आप लोगों ने भी वो हाफ बर्न बॉडी देखा था? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली वी हैड रीच्ड द मौका इटसेल्फ। And this was the first time ऐसा took us some time to realize that it's a human body. आप लोगों ने क्या सोचा था सर? नहीं, मुझे तो मतलब when our men were telling कि सर ये कोई लेडी की बताते हैं तो उसके हाथ जो थे काफ़ी गल गए थे और मतलब ऐसा कोई it took me some time to decipher that it's a human body. Oh, and you know this realization कि somebody could actually burn a human's body like that, कि ऐसा भी कोई crime कर सकता है। हाँ मतलब it was तो वो like was it shocking even to the police? It was. मतलब I had never seen such gruesome crime earlier in my career. So it was very shocking to everybody. How could somebody do this kind of a thing? So obviously then the trial began and then. So तो आपने तो इंट्रोगेट किया है ना सुशील? तो इंट्रोगेशन में you know तब तो आप वो सारा ही बैक स्टोरी उनको बताना होता है। तो आपने जब उनसे इंटरोगेट what prompted him to do this, you know, जो ठीक है मार दिया, गोली मार दिया, उसके बाद आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? So he said कि सर जो मेरे समझ में आया उस वक्त, पहले तो यमुना लेके गया था, यमुना में फेंक के बहाना चाह रहा था। फिर उसको यमुना में फेंक नहीं पाया बिकॉज उसमें फेंसिंग काफ़ी ऊंची लग गई थी बाय दैट टाइम। तो देन ही डिड नॉट नो वेयर टू गो। फिर उसको लग रहा था आगे हम जाएंगे तो कहीं पुलिस पिकेट वगैरह होगी, रात का टाइम था और उसमें चेक हो जाएगा। सो ही थॉट दैट ही शुड कम बैक। फिर उसके दिमाग में यही आया कि इसको हम बॉडी ही गला के ख़त्म कर दें। तो लेकिन वो बट फॉर द अलर्टनेस ऑफ दैट हेड कांस्टेबल हु वाज ऑन पेट्रोलिंग दैट डे and the suspicion that he had and which he very vigorously followed it up. अगर वो नहीं करते तो वो पूरा जल जाती बॉडी, फिर नहीं पता लग पाता, मुश्किल हो जाता फिर देन। और स्पेशली यू नो ही वाज लिविंग इन अ सबलेटिंग वाला हाउस था। ही इवन इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लोगों को नहीं मालूम था कि सुशील शर्मा यहाँ रहता है। एवरीबडी न्यू हिज ऑफिशियल एड्रेस
एंड somehow इसके घर वालों को भी पता नहीं था कि दैट ही इज रिजाइडिंग विद दिस लेडी. अच्छा, वो नहीं हाँ, तो वो जानते थे. शी वुड हैव गॉन मिसिंग एंड देन नोबडी वुड हैव नोन. Oh, and so after that, did you feel कि Sushil Sharma, so कोई भी remorse है, during the whole process of interrogation and Not after initially, he was, not initially, but later on, yes. okay, so he did not even feel that he had done something. नहीं, शुरू में तो जितना गोरे. उसका वो रहता था, बट उससे तो ऐसा नहीं लगा था. He was in full form and then he probably thought that he will get away and things like that, but the police followed it up very meticulously, and even as a senior officer we were all going on the various tarikh of in the court, ensuring that that गवाही वगैरह ठीक से हो. And he tried all his initial all ways and means to intimidate the witnesses, लेकिन अच्छा, he did. we didn't allow that. And so, but later on I did find that he was feeling कि एक गलती से कितना repercussions हैं. कितना गलत किया. सर, ये जो उन्होंने शुरुआत में ऐसे सोचना कि मैं इसको आई कैन गेट अवे विद दिस, सो दिस वाज पॉलिटिकल क्लाउड की वजह से. ही वाज अ कांग्रेस यूथ लीडर एट दैट टाइम. तो जब ऐसा होता है कि आप आई एम श्योर यू मस्ट बी मीटिंग सो मेनी पीपल अपने करियर में इस तरह से, जो कुछ ना कुछ पावर विल्ड कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं. जैसे इस केस में था कि उन्होंने विटनेसेस को क्या बोलते हैं, मिसलीड करने की कोशिश किया. तो डू यू फील दैट प्रेशर व्हेन यू आर इन व्हेन यू आर इन ड्यूटी, कि आपको भी वो प्रेशर कहीं से आ रहा है पॉलिटिकली या नहीं आता है? मुझे नहीं आया. I can only speak about myself. I don't think I ever faced this kind of a situation. बट लोगों को ऐसा लगता है जो भी क्राइम करता है इस तरह की कि हाँ हम निकल जाएंगे. He may think like that. He was definitely a well-connected man. He might be thinking in those terms, but he, I mean, over a period of time, he realized that that law will prevail. Catch up with him. Yes. सर, आपके इतने बड़े करियर में 1984 से 2018 तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया? नहीं, मुझे नहीं आया. सच में? Honestly. या फिर ऐसे कोई ट्रांसफर या इस तरह का कि ये नहीं करना है या किसी चीज को आपको नहीं इन्वेस्टिगेट करना है, इस तरह का कोई कॉल कि किसी सीनियर से कि आप इसमें मत पढ़िए या समथिंग लाइक दैट, something to hold you back from doing the right thing? No, I don't think I have faced that situation. उसके बाद से आप लोग इसके बाद आप कहाँ पे, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, आपने जो बताया था एक जो हम बातचीत कर रहे थे रिसर्च में, जो IC-814 के हाईजैकिंग के टाइम पे जो एक एक्सचेंज में इंडिया ने रिलीज किया था. हाँ, उसमें तो जो आप एक क्या नाम बताया था आपने? उसमें एक्चुअली देयर वाज एन इनपुट दैट ए पाकिस्तानी terrorist or a militant or is somewhere in Sarai Kale Khan. That was in Delhi's Sarai Kale Khan. हाँ, मतलब यहाँ पे दिल्ली में. I was then ACP Connaught Place. So we discussed this matter with our DCP and then it was decided to locate that person. So हम एक टीम लेके गए. उसमें टीम में उस वक्त इंस्पेक्टर SK गिरी, हरचरण वर्मा, वैसे काफ़ी लोग थे जो ऑल वेरी सीजन पुलिस ऑफिसर. वी वेंट देयर और वी वर ट्राइंग टू सराय काला हैज इज अगेन अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. वहाँ वी ट्राइंग टू लोकेट दिस मैन. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड गिवन अप कि हमें लगा नहीं मिल रहा है कोई बंदा. जो लिटिल बिट ऑफ छोटे इनपुट जो थे हमारे पास उसके बेसिस पे, देन फाइनली आवर टीम, एक बंदा लौट के आ रहा था उसको कुछ सस्पिशन हुआ. हमारी टीम ने उसको रोका और ही वॉज कैरिंग ID ऑल्सो. वो उसने फेक ID वगैरह बना रखी थी. उसको ले करके फिर ये
थोड़ा बहुत सस्पिशन शुरू हुआ. सो वी ब्रॉट हिम, वी टुक हिम, पिक्ड हिम अप एंड लेकर के आए. तो पता चला उसका नाम मोहम्मद नाजिर खान था. असली नाम? हाँ, ही वॉज अ पाकिस्तानी. तो उसको फिर रात में भर हम लोग इंट्रोगेशन वगैरह उसका होता रहा काफ़ी. देन ऑफ कोर्स स्पेशल सेल को हैंड ओवर भी हो गया. स्पेशल सेल, बिकॉज टेररिज्म की बात आ गई तो स्पेशल सेल इज अ नोडल एजेंसी हियर. सो वी वर आस्क्ड बाय सीपी दिल्ली दैट ही शुड बी हैंडेड ओवर टू सेल. तो सेल के साथ बैठ के हम लोगों ने रात को इंट्रोगेट वगैरह हुआ. इंट्रोगेट होने पे मॉर्निंग में ही ब्रोक अप एंड देन ही सेड दैट पता चला कि ही वाज वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर्स इन द abduction of 3 British and 1 American national. They had been abducted from Delhi and they were being kept in western UP. So, वो क्यों किया था उन्होंने? basically, this was a group of Harkutul Ansar. Okay, this is another terror outfit. हाँ, this is a terror outfit. तो उसको उनका ये था कि they put pressure on the government of India to release in case some of those hardcore ones who had already been arrested by police organizations. उसमें फिर रेड वाज कैरिड आउट एंड वन पुलिस ऑफिसर आल्सो सैक्रिफाइस हिज लाइफ. इसमें भी ऐसा हुआ? हाँ, बट यूपी पुलिस के एक अधिकारी की उसमें डेथ भी हुई थी. बट द हॉस्टेजेस वर रेस्क्यूड. अच्छा. हॉस्टेजेस वर रेस्क्यूड एंड यूपी पुलिस had carried out that raid. We were not involved in that raid part. We, because of the shortage of time, we decided we should share this information. They had also some input. UP police was already working on it. So this information was, they used दोनों information के basis पे फिर वहाँ पे इन लोगों ने रेड किया. तो उसमें ये the hostages were rescued unhurt and उसमें एक बंदा पकड़ा गया, अहमद उमर सईद शेख, जो बाद में इफ़ यू रिमेंबर कि जो IC-814 जो कांधार जा रही थी, हाईजैकिंग हुई थी, उसके तहत जो लोग कुछ एक्सचेंज हुए थे मसूद अजहर के साथ, ही वाज आल्सो उसको और इसको रिलीज किया था. ये 2 लोगों को? एक और था, कोई 3 आदमी थे. 3 लोग थे, बट ये 2 था. तो उसमें ये भी था. ही वाज सब्सिक्वेंटली इन्वॉल्व्ड इन द abduction and killing of Daniel Pearl in Pakistan. The journalist. सर, अभी तक का 35 years of your career in police, आपका वर्स्ट केस कौन सा देखा है आपने जो आपको लगता है कि दिस इज द वर्स्ट, इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता है? So that happened toward the end of my career in police when I was joint CP crime. So that Burari death was reported. So I remember very clearly that 11 लोग मरे थे ना? 11 लोग पूरी फैमिली, उसमें पूरी फैमिली एक ऊपर से हैंग कर रही थी. ऊपर उनका 11 के 11 के नहीं, एक उसमें जो थी, जो एक लेडी थी जो उनकी दादी थी, वो बिस्तर के ऊपर नीचे की तरफ सर उनका लटका हुआ था. शी वॉज लाइंग देयर एंड अदर रिमेनिंग 10 पीपल इनक्लूड द होल फैमिली, बच्चे वाइफ्स एंड द पर्सन कंसर्न, वो सारे के सारे एक ऊपर उनके ग्रिल टाइप की थी, छत थोड़ी सी टूटी हुई थी, ग्रिल से फंदे बना बना के लटकाए गए थे. और 11 लोग ब्लाइंड फोल्डेड, हाथ बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था. सो व्हेन आई वेंट ऑन द सीन ऑफ द क्राइम, इट वाज अ वेरी ग्रूसम साइट, वेरी ग्रूसम साइट. इनिशियली द लोकल पुलिस अरेस्टेड अ केस ऑफ मर्डर. सो उसमें द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड विद मर्डर, बट धीरे धीरे जैसे द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस्ड, वी रियलाइज दैट इट इज़ अ केस ऑफ मास सुसाइड. एंड बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मिले, बहुत सारी किताबें मिली जिनकी हैंड राइटिंग भी मैच हो रही थी, और उसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से दिस एंटायर प्रोसीजर विल टेक प्लेस. तो एक उसमें उन लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया था, बड़ तपस्या. इट्स लाइक बरगद के पेड़ से जैसे वो लटकी रहती हैं जड़ें, उस तरीके से लटकेंगे. सो ऑल ऑफ देम वर probably were suffering from mental disorder, and Lalit, it was a case of shared mental disorder. जो उसमें मेन आदमी था ललित था. 2007 में इसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद से ये कहते थे कि उनकी स्पिरिट आती है तो इसकी वॉइस भी चेंज हो जाती थी. सो ही वुड
keep on giving instruction. इसके nieces वगैरह जो थी, they would record that. So उस दिन का भी जो बड़ तपस्या का उसका ये था कि भाई इसके बाद they all believe that they will not die in the process, but they will all survive, and then prosperity and happiness will come to them. Oh my God. So उसमें जो सारा डॉक्यूमेंटेशन था, it matched completely with that, कि कैसे एक आदमी जाएगा वहाँ से जा कर के फलाना चीज़ लेकर के आएगा, बाहर से खाना आएगा. It was, everything was recorded there. And the entire incident जो CCTV footages से वो तमाम CCTV footages मिले, उनसे बिल्कुल ही वो corroborate कर रहा था. So उसके बाद of course that finally we came to the conclusion that it's a case of shared mental disorder. और उसमें हम लोगों ने एक the then CP अमूल्य पटनायक साहब थे, उन्होंने कहा था कि इसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कराओ. ऑफ कोर्स दिस आई डिड नॉट नो अर्लियर. उसी वक्त हमको पता चला कि एक देयर समथिंग कॉल्ड साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी व्हिच वी हैड नॉट डन अर्लियर इन एनी इन्वेस्टिगेशन. इट्स अ केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन हु हैज कमिटेड सुसाइड. सर तो डेड बॉडी में होता है? नहीं, फिर वो एक्सपर्ट्स लाते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, दे पीपल फ्रॉम द फोरेंसिक, फ्रॉम द डॉक्टर एंड all kind of people, experts. उनकी एक टीम बनती है. Then after examining the various documents, after examining, speaking to the people, witnesses, etc., they decide on the mental state of that person. तो उसमें भी psychological autopsy also corroborated our theory. So इस केस में ये था सर कि जो ये ललित हैं, he had made them believe so. Correct. Right? Correct. कि आप लोग इससे मरोगे नहीं. And nobody protested. Nobody protested. They all thought they will all survive. It's just a ritual, and at the end of the ritual, they will all be safe. Prosperity will come to them, and so that's why I'm saying it's a case of shared mental disorder. Because जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक का भी दिमाग ये नहीं बोल रहा है कि अगर हम इस पे से लटकेंगे तो फिजिकली तो आप मतलब मरोगे ही ना, और कुछ दिमाग में है वो अलग बात है. लेकिन that is a shared psychotic disorder, so and they had been living they with basically needed treatment, and they needed treatment. Mental treatment की जरूरत थी उनको. लेकिन they all believe that what Lalit is saying is that they will not bring die. prosperity to them, and nothing will happen to them. They will all survive. I remember this क्योंकि तब I was in Hindustan Times और ये रिपोर्टिंग में everybody had kind of pitched in क्योंकि इतना बड़ा केस था. तो उसमें वो था कि वो लोग stools procure कर रहे हैं. तो it is all recorded there in the it is all recorded in the books that we seized, जिसकी handwriting भी matching है, वो सारा उसमें seized है. और फिर उसी के accordingly CCTV में वो सारा हमको मिल रहा है कि स्टूल लेकर के आ रहे हैं, रस्सी लेकर के आ रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. Everything is corroborating to the record that we found in the register. And so this person had written it down. So he would dictate. He would not himself record it. तो इसकी जो भतीजियाँ और नीचे कि वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करना पड़ेगा. वो लिखा रहता था उसमें. Everything was there in the records. ऐसा कोई भी केस आपने कभी भी देखा है ऐसा, मतलब इवन ग्लोबली, कि जहाँ पे ऐसे कोई शेयर्ड मेंटली? हाँ, हुए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं. अच्छा. Then later on we did lots of research. We realized कि normally जो cult following होती है जहाँ पे, वहाँ पे भी इस तरीके के incidents report. अमेरिका में, if I remember correctly, अमेरिका में such incidents have taken place. Cult following में anybody who is a cult leader, he would say anything, and then everybody people will follow, not question it. So something similar had happened. And so nobody in the neighborhood knew कि ये ऐसा सोचते हैं, ये इस तरह का ये लोग लाइफ जी रहे हैं. It's a normal, they are normal people, normal human being. बाकी उनको बाकी चीजों में they were all completely normal human beings. सबके यारी दोस्ती, friendship, उठना बैठना, खाना पीना, everything was pretty normal. लेकिन like ये जो घर के अंदर जो चलता था, वो I would say it was a kind of a family secret. This was so they maintained the secret and they went with it. Yeah. Sir, तो जब आप पहली बार गए थे तभी भी क्या bodies थी या फिर वो bodies had been removed by that time. Bodies had been removed by that time. But I photograph वगैरह सारे देखे मैंने उसके बाद. तो जिसने सबसे पहले जाके देखा होगा उनका क्या रिएक्शन रहा होगा? No, वो एक इनके कोई नेबर थे,
उनके साथ जब सुबह सुबह ये लोग शायद मिलते होंगे या मिलने की वायदा थे, तो उसने खटखटाया, दरवाज़ा खुला हुआ था। इनका फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, नीचे से स्टेप्स थी, तो वो दरवाज़ा जो नीचे वाला खुला हुआ था, तो ही वेंट अप, ही वाज टोटली टेकन अबैक। ये 11 डेड बॉडी, 10 डेड बॉडी लटक रही है। हार्ट फेल होने वाला हाँ, तो वो सीन है। भागा, वो बेचारा भागा। देन पुलिस केम, लोकल पुलिस केम, बुराड़ी थाने वाले आए, एंड देन एवरीबडी थॉट दैट सम काइंड ऑफ murder has, gruesome murder of 10 people in the family. Somebody is having taken a revenge or something like that. Various theories were circulating at that point of time. So then CP decided that the case should be, it's a very, very sensitive case, and though it would require specialized investigation and with full attention. The local police has multifarious duties otherwise to perform. Right. So they are not in a position always to, give full attention to. So then crime branch took over. Also sir, जैसे वो उसके बाद बहुत सारी ऐसी थियरीज आई सबने, बिकॉज रिपोर्टिंग में ऐसी बहुत सारी बातें हुई कि उस घर में अभी भी आवाज आ रही है, पीपल आर सो स्कैर्ड टू इवन पास दैट हाउस। तो ये आप लोगों ने भी इसको देखा है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया वहाँ पे या सुना, मतलब कैन इट बी, ये आप लोगों को भी लगा ऐसा, इस तरह की बात? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी, लेकिन उस वक्त बहुत सारी थ्योरीज आती थी, बहुत सारी। आई कांट टेल यू हाउ मेनी थ्योरीज। किसी ने बोला कि घर के बाहर 11 पाइप लगे हुए हैं, पाइप की वाली एक थ्योरी आई, वो भी एक थ्योरी आई कि 11 पाइप क्यों लगे हैं, तो सम काइंड ऑफ रिचुअल और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। सो सब कुछ 11 क्यों हो रहा है। सो वेरियस थिंग्स वेर circulating at that point of time, but I have no doubt in my mind that it was a case of shared mental disorder which led to psychotic disorder which led to this, which was duly corroborated by the psychological autopsy also. And then the investigation proved that it was absolutely. There's not even an iota of doubt to that this must have been the first such case in your entire policing career. By the time I retired, I think ये भी देख लिया था। तो आपने इसे, जैसे जब आप घर जाते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, व्हेन यू गो बैक होम, तो वहां पे डू यू काइंड ऑफ, जैसे लोग पूछते नहीं कि अरे फैमिली तो नोज ना कि आप ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आई एम श्योर दे नो, राइट? उनके क्या सवाल होते हैं ऐसे में? Family has normal queries, but some you can answer, some you can't answer, because there are certain things which you cannot tell them. So these are the which are required for purposes of investigation, that obviously you cannot share with them, but general बातें तो बताते ही हैं, but ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद आपके पुलिस अफसर इतना चीज़ें देख लेता है कि उस पर शायद उतना इम्पैक्ट नहीं होता जो सर्विस के शुरू में होता है। बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि शुरू में मैं प्रोबेशनर था और साउथ एक्सटेंशन में एक डबल स्टोरेज पे एक मर्डर हुआ था, और आई वाज देन यंग ACP, 58 kgs इन वेट। सो उसमें एक कूलर के अंदर से एक जगह, अंधेरा था बहुत, कूलर के अंदर से एक जगह थी, तो ये तय हुआ कि भाई कूलर हटाओ, और दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अच्छा। और आप घुसो, मुझे ही बोला घुसो, अंधेरा था, मैं घुस के गया उसमें। लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि जो बॉडी का फ्लूइड, वहाँ डेड बॉडी थी पड़ी थी, और बॉडी का फ्लूइड जो थे वो निकल के पूरे कमरे में भरा हुआ था। मैं देखा चिप अंधेरे में कुछ हो रहा है। देयर वर मैगेट्स ऑल अराउंड, बॉडी के जो मैगेट्स निकल आते हैं वो घूम रहे। तो वो बॉडी इतना सड़ चुकी थी? हाँ, गर्मी के दिन थे। तो when I somehow located the darwaja and opened the door for the rest of the police party to enter inside, I was very new to the profession then, and मुझे कई दिन तक खाना मैं खाता था, तो मुझे वही साइड याद आता। It was difficult for me to have food permanent. So, but over a period of time, you have seen so much of such crime that probably the impact is not that severe. उसके लिए भी एक टर्म होता है ना, से इसको क्या बोलते हैं कि आप उतने टाइम में आप इतने, क्या बोलते हैं उसको, acclimatize या some word is there ना? Acclimatize I don't know, but जितना ज़्यादा आप देखते जाते हैं तो फिर उतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करती वो चीज़ें थोड़ा। Then you start seeing things from a professional angle. उस तरह का इम्पैक्ट फिर आप वैसे, but in the beginning I'm sure it must be very no, it is very,
Yeah. I can't remember till date that crime, and it had impacted me in a big way for quite some time. वो सीन याद रहता था मुझे. वो बहुत ही गोरी मतलब No, लग रहा है. it was. Yeah. It was. ऐसे ही सर जैसे ये वर्स था. So which in this entire career, what would you call your toughest case? Tough in investigation and tough on your mind also. So there I would probably think kidnapping for ransom जो होता है ना वो these are the toughest cases because one wrong move and the person's life is in danger. And this is a child's क्योंकि आप So all दो kind of anybody who has been kidnapped वो उसमें आपका जरा सा एक wrong move होता है and the person's life is at stake. So kidnappers का क्या होता है कि kidnappers को अगर ये शक हो जाए कि this man has spoken to the police और पुलिस हम पे ट्रेस कर रही है तो वो कई बार पैनिक में आकर के then they kill that person. और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने उसकी आइडेंटिटी विक्टिम को पता चल गई है then also they kill the person. So it is a very very difficult situation, one wrong move and then so if I remember correctly then the first kidnapping which I had faced, with every kidnapping you learn things. So उसमें मैंने one Dinesh Thakur had kidnapped one person called Pramod Dhamija when I was ACP Connaught Place. So he was giving different location asking for ransom money to be paid. Kept on changing the location all through the night. Early morning he gave the victims family कि आप इतना पैसा लेकर के वहाँ पे कनॉट प्लेस में निरुलास के पास आ जाओ. निरुलास के पास आकर के तो हमने उसकी जो we had deployed our men and played cloth around. I was standing right in front of the Nirulas. वहाँ पे एक मारुति वैन गाड़ी में विक्टिम की वाइफ और उसका ब्रदर they were sitting there. और हमने बोला था उस गाड़ी में पैसा है आकर के वो ले जाएगा. So काफ़ी समय हो गया था. मुझे लगा कि बंदा शायद आएगा नहीं तो मुझे लगा यार मैं सुबह का टाइम था मुझे लगा कि ये शायद कोई देख लेगा इसमें. अगर कोई मैं ज़्यादा देर खड़ा रहूँगा तो स्पॉट आउट हो जाऊँगा. तो आई वेंट इनसाइड द निरुलाल में उस समय आइसक्रीम पार्लर होता था वहाँ पे. हाँ राइट. तो वहाँ पे मैं अंदर चला गया. The moment I turned back I realized that a person has entered in the van and the door has got closed and the vehicle he takes out his revolver and puts out on the driver, says गाड़ी बढ़ाओ. So these are learnings. So he was waiting for you to leave. I don't know. मतलब it may be a coincidence or something like that. But he spotted that nobody is there and then he went inside. गाड़ी उसने चला दी. मुझे लगा कि अरे ये तो कोई बंदा पहले मुझे लगा कि मेरी टीम का कोई बंदा इसके अंदर जाके बैठ गया. तो आई वॉज वेरी अपसेट कि यार कैसे तुम ऐसा कर सकते हो. तो मैं बाहर निकला बड़ी तेजी से. ना ले तो व्हीकल पिक्ड अप. सो दैट द फर्स्ट तो उसमें since I was handling it the first time, so I had not put up any cut-off vehicle. I thought कि आएगा हम पकड़ लेंगे. I thought that it is so simple. लेकिन it did not turn out to be that simple and वहाँ पे ये the vehicle went towards inner circle. There was no cut-off vehicle to stop it. It went away. उसी वक्त VVIP movement शुरू हो गया. When the VVIP movement starts, so you cannot have any other communication on the wireless. That gets first priority. Even if there's a kidnapping happening. So मतलब in terms of the priority VVIP movement चल रहा है उसमें you cannot disturb, enter in between. So I told भाई ऐसे ऐसे गाड़ी भागी है इसमें kidnapper है. He has apparently he might be having a weapon. So पूरे दिल्ली में आप चेक पोस्ट लगवा दो. This vehicle has to be stopped. So immediately the control room tells me VVIP movement चल रहा है कोई extra communication नहीं करेंगे. I told him I know. I also know the protocol. But you please realize that it is the seriousness of the whole thing. किसी की जिंदगी का सवाल है. So then he anyhow flashed a message. That day a hunch came to me कि ये निकलेगा अगर इनर सर्किल से हो करके तो
आई थिंक एग्जिट ये लेगा मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम मिंटो रोड, मिंटो ब्रिज। तो मैंने कहा चलो मिंटो ब्रिज की तरफ, तो हमारे पास भी उसका तो कोई सरकार पुलिस व्हीकल नहीं था, वी वर ऑल सिटिंग इन अ प्राइवेट कार, अच्छा। ताकि किसी को शक ना हो। तो मैंने बोला तो उल्टा चलो आउटर सर्किल से, आउटर सर्किल से हम उल्टा अगेंस्ट द ट्रैफिक चले, एंड इमेजिन इट इज 10:30 व्हेन द ट्रैफिक इज ह्यूज। एक आध गाड़ी आके स्कूटर वाला मेरे गाड़ी से लड़ा भी, वो गिर भी गया। आई सेड डोंट बॉदर, लेट्स गो प्रोसीड। दिस इन द मॉर्निंग। हाँ, 10:30 बजे के करीब की बात है। मिंटो ब्रिज के पास जब मैं पहुंचा तो आई वुड गिव माई फुल क्रेडिट टू अ वेरी, हमारा एक हेड कांस्टेबल था, काफ़ी बुजुर्ग रहा होगा, वो पिकेट लगा रहा था रोकने के लिए, और ही वॉज कैरिंग ए स्टन गन। और वो तब तक ये गाड़ी वहाँ पहुँची, इधर से हम भी पहुँच गए थे। इन टोटल एक्साइटमेंट हमारी गाड़ी जाकर उसे भिड़ी गई, बैंग, इट जस्ट बैंग्ड ऑन दैट कार। उतरे, हम दौड़ करके गए उसको, मैंने उसके सर पे मारा तो अच्छा। वो ये सेड कि सर आपने पकड़ लिया है तो आई एम नॉट रेजिस्टिंग। सो ही गेव मी 9 mm इन माय हैंड, 9 mm ये पिस्टल गिव इट इन माय हैंड कि सर मैं आई एम नॉट रेजिस्टिंग, आपने पकड़ लिया, बात खत्म हो गई। अच्छा। Then of course he took us to the, so it was just touch and go, it was just touch and go. If you'd not taken that turn, No, मतलब I had some huge learnings you take place over a period of time. You should, I had never put up a cut off vehicle कि अगर वो निकलता है then how do you stop him? I had no means to stop him. Then everything was you know at the mercy of the God. But were you ever scared? आपको कभी डर लगा कि अगर इसने पिस्टल चला दिया या उसी को मार दिया या मुझे तो कैसे, मतलब फिर नहीं, क्या उस वक्त तो आप इतना एक अलग से मेंटल स्टेट में होते हैं, इतनी चीज आप सोचते ही नहीं। यू सी दैट किडनैपर देयर, यू डोंट नो कि ही कुड हैव हिट मी हियर, ही गेव 9 mm इन माय प्लेटर ऑन माय हैंड। ही सेड कि सर आपने ये लीजिए आप। फ्रॉम दैट टाइम टू जो लास्ट में जब जॉइंट सीपी क्राइम था मैं, तब किडनैपिंग हुई थी बच्चे की, राइट, फ्रॉम ईस्ट, काफी बड़ा केस था। हाँ, इट बिकेम क्वाइट अ सेंसेशनल क्राइम। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा था, स्कूल बस में था, वो लोग आए, बस ड्राइवर को गोली मारी, बच्चे को उठा के लेके चले गए, एंड द फैमिली वाज थ्रेटेंड इन सच अ वे दैट यू नो दे हैड स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद अस। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस, यानी family is not cooperating, they are not sharing any information with us, they don't want us to get involved in the investigation, and then at the same time we have to work also to, so वो कैसे वो भी रैंसम के लिए हुआ, रैंसम के लिए था। तो वो कैसे करके यू नो वी फाइनली। सर बताइए ना कैसे आपने ढूंढा था, फिर कैसे पता चला? हाउ टफ वाज इट ऑन यू एंड द टीम, यू नो दिस प्रेशर की करना भी है और उसको पता भी नहीं चलने देना। हाँ, तो उसका उसमें हमने वी हैड एक्टेड लिटिल स्मार्ट, उसका नंबर का हमने मैसेज अपने पास डाइवर्ट करा लिए थे। अच्छा। तो जो भी उसको किडनैपर्स की तरफ से मैसेज आते थे वो हमें भी आते थे। फादर को जो ही वाज नॉट नोइंग दिस। तो वो फिर हम वी न्यू व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन इन द फैमिली। तो अकॉर्डिंगली वो करते फिर फाइनली किडनैपर्स मेड वन बिग मिस्टेक, जिसमें उन्होंने एक फेक आईडी पे सिम कार्ड लिया। इट वाज यूज्ड फॉर अ स्प्लिट सेकंड एंड देन स्विच्ड ऑफ। तो उसकी लोकेशन हमें मिल गई, फिर देन वी सराउंडेड द एंटायर एरिया। आपने कहाँ पे चेज किया था सर इनको, लाइक व्हाट वाज द एरिया? ये अपना शादरा वाले साइड से शुरू हुआ था। अच्छा, वहाँ से शुरू हुआ था, फिर फाइनली लोकेट होते उसमें वी पिक्ड अप वन पर्सन, इंट्रोगेटेड हिम, देन ही सेड कि साहिबाबाद में एक 5वीं फ्लोर पे एक अपार्टमेंट में रखा है। तो रात के 1:30-2 बजे देन मी एंड माय टीम वेंट देयर। वहाँ हमने वी वर वेरी अप्रहेंसिव दैट 5वें फ्लोर की बालकनी के नीचे अगर बच्चे को फेंक ना दे आउट ऑफ डेस्परेशन। तो हमने पहले बहुत सारे डबल बेड के कंबल वगैरह सारे इकट्ठे किए, नीचे लेके हमारे आदमी खड़े थे कि अगर फेंक दे तो विल यू नो उसमें से बचने का चांस होगा अगर सच में फेंका। बट इम्पैक्ट तो कम हो जाता है, मतलब हमारे आदमी खड़े हैं तो एटलीस्ट देयर इज सम होप दैट वी विल बी एबल टू यू नो होल्ड द चाइल्ड। इज जस्ट ए स्मॉल 5 साल का बच्चा था। हाँ, आई रिमेंबर 5 इयर्स। फिर देन भी उसको फिर हमने दरवाज़ा खुलवाया, फिर वहाँ पे शूट आउट हुआ। शूट आउट में एक
टेररिस्ट मारा, एक किडनैपर मारा गया, बट वी रेस्क्यूड द चाइल्ड। तो फाइनली वो अटैक ही करना पड़ा उनके ऊपर। हाँ, वो फिर बिकॉज दे ओपनड फायर, ही हैड अ वेपन, तो दे ओपनड अ फायर, देन They got to know कि पुलिस वो जैसे ही उसके अंदर एक जाली का दरवाज़ा था और एक लकड़ी का दरवाज़ा था, तो जैसे ही हमने उसके आदमी से बोला कि भाई तुम दरवाज़ा खुलवाओ, हम साइड में खड़े हो गए, तो जैसे ही उसने खुलवाया हम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे, तो उसने वो वाला दरवाज़ा, जो ग्रिल वाला दरवाज़ा था, वो बंद कर लिया था। बंद करने की कोशिश कर रहा था, तब तक हम लोगों ने एक पैर उसमें बीच में लगा दिया था, तो उसने फायर किया, तो उसमें एक साइड में आकर के देन द टीम रिटेलिएटेड, फायर्ड बैक, उसमें एक किडनैपर की डेथ हुई, तो बच्चा वाज रेस्क्यूड। बच्चे को उन्होंने सर कुछ टॉर्चर या कुछ? नहीं, बच्चे को नहीं। सेकंड फ्लोर, वो सेकंड रूम में, गुड पार्ट हुआ दैट ही वाज, वो बच्चा दूसरे रूम में था और वो एक चारपाई के नीचे डर की वजह से छुप गया था। सो देन वी रेस्क्यूड। उस एक्शन का एटलीस्ट पार्ट नहीं था उस। सर ऐसे में इतना ज्यादा स्कैरी कि अगर बच्चे को कुछ हो गया या इफ दे पुट द चाइल्ड एट द गन पॉइंट, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, सो it's a very dynamic situation. You have to think right at the moment, हाँ, right? बिल्कुल. So it's a very dynamic situation. As I said, ना kidnapping for ransom is the toughest. Even than terrorist को पकड़ने से भी ज्यादा. No, because time is the key. Time is the key, and one wrong move and the person dies. Victim जो kidnapped person है, he dies. So you have to be very careful. Extremely careful. और इसमें कोई बैकअप प्लान बी भी बनाना होता है कि अगर most of the times तो जो आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, but it's you have to take a decision on the spot. How tough is that decision making? हाँ, so yes. That call, कि ये करना है कि नहीं करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. You don't get that kind of split second decision. It's a very dynamic situation. You have to take a call then. So and what there. guides you? Is it your instinct? Yes, obviously. So वो जो मोमेंट होता है उसमें सिर्फ इंस्टिंक्ट गाइड करता है। इंस्टिंक्ट गाइड करता है। That it's very very tough, तो इतने सारे टफ डिसीजंस you've been taking all through your life, हर केस में अगर देखा जाए तो, चाहे वो टेररिस्ट को पकड़ने का केस हो या किसी भी और केस में, so it's quite difficult. Are you a cricket fan? Two different work spheres. They cannot be compared. मतलब every work sphere has its own challenges, but of course उतना जितना पुलिस में स्ट्रेसफुल रहता है या डिमांडिंग रहता है या स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वैसा नहीं आपको यहाँ लेना पड़ता। एंड जब आप मुझे वो किडनैपिंग वाला स्टोरी बता रहे थे तो मेरे दिमाग में मूवी चल रही थी, ऐसे कई मूवीज में वी हैव सीन ना हाउ द पुलिस फाइनली रेस्क्यूज द चाइल्ड। तो जब आप मूवीज देखते हैं ना सर, तो बॉलीवुड मूवीज कैन यू रिलेट टू देम? उतना फास्ट होता है like not the police it is more fictionalized, and Bollywood movies are more fictionalized, and उतना हेरोइक होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई जगह वो लोग शायद कई पुलिस अफसरों से संपर्क करते हैं, उससे they get ideas and they try to वैसा ही बनाने recreate those scenes at some places. उसमें हमेशा जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो हीरो होता है, वो इतना ज्यादा he is always correct and he is always follow, he always wins in the end. तो ऐसा हमेशा होता है ना कि you're the one who's winning in the end. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी if you are acting for a larger cause and आपकी नीयत अच्छी है तो डिवाइन फोर्सेस भी मदद ही करती हैं। Maybe that's how it works. तो अभी सर BCCI में ये हम मेरे बहुत क्यूरियस हुए हैं जानने के लिए कि आप वर्ल्ड कप जीता विमेंस क्रिकेट टीम ने, उससे पहले भी जो T20 वाला भी वर्ल्ड कप जीता था, आप उसमें वहाँ पर थे बिकॉज यू ट्रैवल विद द क्रिकेट टीम। तो वो मोमेंट कैसा था? दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब विमेन क्रिकेट टीम। विमेन क्रिकेट में तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके की फीलिंग थी वहाँ पे, किस तरीके का मतलब इट वाज एवरीबडी वाज आई थिंक हाईली मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो रहे थे लोग। द टीम वाज मतलब मुझे लगता है कि वीमेन क्रिकेट का प्रोफाइल ही इस मैच के बाद चेंज हो गया टोटली। और मैं देखता था कि
जिस तरीके से जो हमारी टीम इंडिया की लड़कियों ने जिस तरीके से फाइट दिया एट ऑस्ट्रेलिया वाले में, अगर आप देखें 338 को स्कोर को चेस करना वाज नो जोक, एंड देन प्लेयर्स लाइक जेमी एंड कैप्टन हरमन, everybody fought, and it was such a मतलब टीम स्पिरिट वहाँ देखने को मिली कि किस तरीके से टीम परफॉर्म, एंड देन दे हैड दैट ग्रेट डिज़ायर टू कि हमें ये मैच ऐसे हम सरेंडर नहीं करेंगे, एंड देन एवरीबडी पुट इन अपना अपना जो भी जिसने कंट्रीब्यूट करना था, एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड. आई कांट टेल यू, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग टू सी दैट टीम इंडिया, स्पेशली द वीमेन टीम इंडिया विनिंग दैट मैच. और first that semi-finals where they defeated Australia, which was the world number one, and then of course South Africa in the finals. So while you were watching, did you expect कि ये इस तरफ जाएगा जीत, मतलब इतना एकदम से बदल गया ना गेम बीच में? नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला तो जब 338 बना था तो it was looking fairly difficult. Right, कि होगा भी कि नहीं. But the way these girls fought back, it was a treat to watch that match. It was a treat to watch. It was again like a movie, you know. It was more than a movie. It was a treat. It was long due. I think women's cricket में जीत, it was long due, and this has changed the game forever. Absolutely. So, sir, thank you so much for sharing your insights with us. इतने इंटरेस्टिंग इंसाइट्स जो आपने हमें अपने इतने बड़े करियर के इतने सारे मेजर इंटरेस्टिंग केसेस जो आपने उसमें हमें बताया. So grateful I am for this conversation. It's also an honor to speak with you finally, to sit and have this conversation. So thank you so much for being with us. Thank you. Also, please watch this conversation till the end. Please do watch, like and subscribe TDM Manthan to watch videos of this kind. Thank you so much.